आज तो मटर पनीर खाकर मजा ही आ गया। माँ, काश ज्योति भी आपकी तरह खाना बना पाती। बेटा, उसके हाथ के खाने की तो तू बात ही ना कर। याद है ना, उसकी पहली रसोई में उसके हाथ का खाना खाकर कैसे दस्त लगे थे। क्या माँ भैया, जब देखो आप लोग भाभी का मजाक बनाते रहते हो। चुप कर, तू बड़ा आया भाभी का चमचा। समर्थ इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है। बहू, कहीं जा रही है क्या? माँ जी, आज मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग और मूवी देखने का प्लान है, वही जा रही हूँ। देवर जी, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ाएंगे? क्यों नहीं भाभी। ये क्या उमंग, तूने अभी तो खाना शुरू किया था, ऐसे खाने को बीच में छोड़कर नहीं जाते। कोई बात नहीं माँ, मैं आकर खा लूंगा। भाभी को जाने के लिए लेट हो रहा होगा, मैं उन्हें जल्दी से छोड़कर आ जाता हूँ। उमंग हाथ धोता है और ज्योति को छोड़ने के लिए चला जाता है। कभी कभी तो लगता है इसका नाम मैंने उमंग रखकर गलती कर दी। इसका नाम तो मुझे भाभी का गुलाम रखना चाहिए था। उमंग अपनी भाभी ज्योति की बहुत इज्जत करता था और उसे अपनी माँ की तरह मानता था और उसके सारे कामों को भी करता था। वहीं ज्योति उमंग के प्यार का फायदा उठाकर उससे हमेशा नौकरों की तरह काम करवाया करती थी। ओह गॉड, आज तो ढेर सारे बर्तन और कपड़े हैं। अब जब घर में देवर जैसा नौकर है तो मुझे इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत। इतना कहकर ज्योति उमंग के कमरे में जाती है। अरे ये क्या देवर जी, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ भाभी, क्या आपको मुझसे कुछ काम था? काम तो था, लेकिन आप तो पढ़ाई कर रहे हैं। खैर छोड़िए। नहीं भाभी, भला आपसे बढ़कर क्या है मेरे लिए? आपसे बढ़कर कुछ हो सकता है क्या? बोलिए ना, क्या काम है, क्या करना है मुझे? मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और घर में इतने सारे बर्तन और कपड़े धोने के पड़े हैं। भाभी मैं समझ गया, फिक्र मत कीजिए, मैं ये सारे काम कर दूंगा। उमंग किसी नौकर की तरह जल्दी जल्दी सारे बर्तन धोने लगता है और छत पर जाकर अब सबके गंदे कपड़े धोता है कि तभी वहाँ पर सुमित्रा आ जाती है। हे भगवान, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए इतना पढ़ा लिखाया था कि एक दिन तू बड़ा होकर गंदे कपड़े धो सके? इस कलमुही के हाथों में क्या मेहंदी लगी है जो ये आराम फरमा रही है? माँ, भाभी को कुछ मत बोलिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अपनी बहू की हरकतों को देखकर, अपने बेटे को अपनी बहू का ऐसा गुलाम बनता देखकर सुमित्रा काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए अब वो जल्दी से जल्दी उमंग के लिए रिश्ता देखना शुरू करती है। भाई साहब, मेरी तरफ से तो आप ये रिश्ता पक्का समझिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरी इतनी काली कलूटी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो। भाई साहब, क्या गोरा क्या काला, सारे रंग तो भगवान ने बनाए हुए हैं। अब तो बस आप जल्द से जल्द शादी की तैयारी कीजिए। अपनी बड़ी बहू ज्योति की वजह से सुमित्रा कुछ ही दिनों में अपने बेटे उमंग की शादी काले रंग की लड़की अपर्णा से करवा देती है। अपर्णा, ये सोने की चूड़ियाँ मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है। ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। ऐसे ही शादी का दिन बीतता है और आज अपर्णा की पहली रसोई की रस्म होती है। तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। छोटी बहू होकर भी इतना अच्छा खाना बना लेती है और ये बड़ी बहू होने के बाद भी ठीक से मैगी तक नहीं बना पाती। माँ जी, अब जब भगवान ने इसे इतनी काली और अजीब सूरत दी है तो कम से कम इसके अंदर कोई गुण तो होना चाहिए, वरना तो लोग यही कहेंगे ना शक्ल सूरत की और ना किसी काम की। ज्योति की बात सुनकर अपर्णा को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ये क्या भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। वो क्या है ना, मैं डाइट पर हूँ, इसलिए मैं सिर्फ डाइट फूड खाती हूँ। उमंग, जाओ और जाकर मेरे लिए डाइट फूड बनाकर लेकर आओ। अपनी भाभी की एक आवाज पर उमंग उठता है और किचन में जाकर अपनी भाभी के लिए डाइट फूड बनाकर लाता है और अपने पति को ऐसे खाना खाता छोड़कर अपनी भाभी का काम करता देखकर अपर्णा को काफी ज्यादा बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन, भाभी अब तो आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है ना? नहीं देवर जी, अब तो पहले से काफी आराम है। उमंग सोफे पर लेटी अपनी भाभी के पैर दबा रहा होता है कि तभी वहाँ पर सुमित्रा और अपर्णा आ जाती हैं। ये क्या जी, आप जेठानी जी के पैर क्यों दबा रहे हैं? वो भाभी के पैरों में कुछ दिनों से दर्द रहता था इसलिए। वो तो मन बुद्धि है, लेकिन तू बहू, क्या तुझे भी होश नहीं? तू देवर से अपने पैर दबा रही है? कैसी भाभी है तू? माँ, आप भाभी को डांट क्यों रही हो? भाभी के पैर मैंने अपनी मर्जी से दबाए हैं। उमंग को अपनी गोरी जेठानी की इतनी साइड लेता हुआ देखकर अपर्णा धीरे धीरे समझ जाती है कि उसका पति कहीं न कहीं उसकी जेठानी का नौकर बन गया है। बस बहुत हो गया, अब मैं अपने पति को अपनी गोरी जेठानी का नौकर नहीं बनने दूंगी। अब मैं इन्हें बताऊंगी कि देवरानी क्या चीज होती है। आज उमंग और अपर्णा की फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी, इसलिए वो दोनों शॉपिंग पर जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ज्योति आती है। मुझे बाजार जाना था, आप मुझे बाजार छोड़ दीजिए। सॉरी भाभी, आज तो ये आपको बाजार नहीं छोड़ेंगे। आज हमारी फर्स्ट मंथ डेटिंग एनिवर्सरी है
इसलिए हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप इसे शॉपिंग पर ले जा रहे हैं? इसके काले और इतने अजीब चेहरे पर ड्रेस तो दूर की बात है, अगर इसने कोई पोछा भी पहन लिया तो उसकी भी शोभा खराब हो जाएगी। भाभी, मेरा रंग भले ही काला है, लेकिन मैं आपकी तरह अपने चेहरे पर 20 किलो मेकअप और एशियन बॉल पुट्टी थोप कर नहीं घूमती, समझिए आप। हमारे रास्ते से हटिए, हमें शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है। अपर्णा का जवाब सुनकर और पहली बार उमंग को अपना कोई काम न करता देखकर ज्योति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन, देवर जी, ये कुछ सामान की लिस्ट है, आते हुए आप इन्हें ले आना। ठीक है भाभी। आप तो मेरा बताया हुआ सामान ला रहे थे ना, तो अब जेठानी जी का सामान कैसे ला सकते हो? इस बार तो आपको अपना सामान खुद ही लाना होगा। बस बहुत हुआ, मैं जब भी उमंग को कोई काम बोलती हूँ तो तुम क्यों उसके दुम की तरह बीच में आ जाती हो? मैं उनकी कोई दुम नहीं बल्कि उनकी पत्नी हूँ, समझिए आप। बहुत हो गया, बहुत बना लिया आपने मेरे पति को अपना नौकर, लेकिन अब और नहीं। ये तुम भाभी से किस तरह से बात कर रही हो? सही कह रही है बहू, कब तक बनेगा तू अपनी भाभी का नौकर? तेरी शादी मैंने इसलिए करवाई थी ताकि तू अपनी भाभी का नौकर बनना छोड़ दे, अपनी पत्नी के साथ रहे, पत्नी के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजारे। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि मेरा पति मेरी जेठानी का नौकर है। अपनी सास और देवरानी की बात सुनकर ज्योति गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपर्णा भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इसे देखकर उमंग अपर्णा के पास जाता है। देखो, मैं जानता हूँ अपर्णा तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन मैं अपनी वजह से भाभी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। प्लीज तुम भाभी से जाकर माफी मांग लो। ये आप क्या कह रहे हैं? तुम्हें मेरी कसम है। अपने पति की बात सुनकर ना चाहते हुए भी अपर्णा को ज्योति के पास माफी मांगने के लिए जाना पड़ता है। वो आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपको माँ का दर्जा देते हैं, और आप उनके प्यार का ऐसा फायदा उठा रही हैं। इसमें गलत क्या है? वो भले ही मुझे अपनी भाभी माँ मानता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए मेरे किसी नौकर से कम नहीं है। ज्योति इतना बोलती है कि तभी वहाँ पर उमंग अपनी माँ के साथ आ जाता है और ज्योति की सारी बातें सुन लेता है। मैंने आपको इतनी इज्जत दी, इतना प्यार दिया, और आप मुझे आज तक सिर्फ अपना नौकर समझती आई हो भाभी। तुझे तो मैंने पहले ही कहा था कि इसने तुझे सिर्फ अपना नौकर बना रखा है, लेकिन तेरी ही आंखों पर भाभी के प्यार की पट्टी पड़ी थी। तुझ जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। माँ, आपको जो बोलना है मुझे बोल दीजिए, लेकिन भाभी को कुछ मत बोलिए। उन्होंने भले ही कभी मुझे अपना देवर ना माना हो, लेकिन ये आज मेरे लिए भाभी माँ है और हमेशा रहेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उमंग के दिल में अपने लिए इतना प्यार और इज्जत देखकर ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। देवर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपके दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत और प्यार है। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भाभी माँ, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं, और एक माँ कभी अपने बेटे के सामने हाथ नहीं जोड़ती है। उमंग पल भर में ज्योति को माफ कर देता है, जिसके बाद अब ज्योति दिल से उमंग को अपना देवर मानती है और अब ज्योति और अपर्णा के बीच का भी मनमुटाव खत्म हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।